हिंदी। अध्याय 146 रिपोर्टिंग। जैसे ही वह सोच रहा था कि उस काले प्रेत ने आत्मा के इतने सारे बिंदु क्यों गिराए, वांग टेंग को उन लाल आंखों की जोड़ी में पागलपन भरी और भावनाहीन निगाह याद आ गई। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। मानसिक रोगियों ने आत्मिक गुण त्याग दिए। क्या अंधेरे प्रेत और मानसिक रोगियों के बीच कोई समानता है? जाहिर है, वहाँ है। दोनों की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लगती। वांग टेंग को लगा कि उसे मुख्य बात मिल गई है। उसने अपनी थोड़ी को छुआ और खुद को अपनी चतुराई के लिए शाबाशी देते हुए सिर हिलाया। लुओ या और उसकी टीम के साथी उसके पीछे एक गर्मागर्म लड़ाई कर रहे थे। ये लड़ाई और भी भयंकर होती जा रही थी। वांग टेंग ने उनकी तरफ पीठ कर ली थी। वह उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करना चाहता था। उन्होंने उससे कहा कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए वे उसे मदद न करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। वह डार्क टैलेंट और डार्क फोर्स का अध्ययन करता रहा। इस डार्क फोर्स ने उसे बहुत जिज्ञासु बना दिया। वांग टेंग इसे अन्य फोर्स से आसानी से अलग कर सकता था। वह अन्य बलों को भी प्रकाश बलों के रूप में सामान्यीकृत कर सकता था। बेशक, ये वांग टेंग की सोच थी। उसी समय उसने अपने पीछे हवा के टूटने की तीखी आवाज सुनी। हो, लुओया ने उसे चेतावनी देने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वांग टेंग की पीठ पर आंखें थीं। उसने मुड़कर नहीं देखा। इसके बजाय उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल गई और उसके पीछे की काली छाया बाहर फेंक दी गई। सावधान! लुओया ने आखिरकार अपनी बात पूरी की। उसने लियाओ लॉन्ग की तरफ देखा, जो अपने पैरों से उछल पड़ा और थोड़ा स्तब्ध था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक अच्छा मौका है। ये फिर से कुन क्यू था। वह ताकतवर विशालकाय व्यक्ति बड़ा होशियार था। उसने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाया और अंधेरे प्रेत पर हमला बोल दिया। धमाका! उसने अपनी युद्ध गदा से आक्रमण किया। लियाओ लांग मौके पर ही टुकड़ों में फट गया। एक गहन लड़ाई बिना किसी वास्तविक खतरे के समाप्त हो गई। वांग टेंग ने आखिरकार पलटकर देखा। उसने देखा कि लुओ या और उसकी टीम के साथी भारी सांस ले रहे थे और बुरी तरह से लथपथ थे। वे सभी घायल थे और उनके शरीर खून से लथपथ थे। हालांकि उनका साथी मर चुका था, लेकिन उसने उनके लिए एक खूबसूरत याद छोड़ दी थी। वांग टेंग ने लियाओ लॉन्ग के शरीर के पास गिराए गए विशेषता बुलबुले को देखा। उसने उन्हें उठा लिया। डार्क फोर्स तारांकन 4, आत्मा तारांकन 10, आत्मा गुण के 10 अंक। ये पहले वाले अंधेरे प्रेत से भी अधिक है। आश्चर्यचकित होने के बावजूद वांग टेंग ने मुस्कुराकर उन्हें स्वीकार कर लिया। आखिरकार ये उसके लिए खुशी की बात थी। उन्हें डार्क फोर्स के 4 अंक और मिले। उनके फोर्स न्यूक्लियस में डार्क फोर्स थोड़ा मजबूत हो गया। वांग टेंग ने लुओ या और उसकी टीम के साथियों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, टस्क, आप सभी इतने अस्त व्यस्त क्यों दिख रहे हैं? बकवास मत करो। लुओ या ने उसे घूर कर देखा। वांग टेंग ने उन्हें चिढ़ाया, लेकिन उसने देखा कि उनके हाव भाव अच्छे नहीं लग रहे थे। इसलिए उसने विषय बदल दिया और कहा, क्या आप जानते हैं कि यह काला भूत क्या था? हम तुम्हें क्यों बताएं? लुओया ने अपनी आंखों के कोने से उसे घूर कर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे, अगर मैंने अभी तुम्हारी मदद नहीं की होती, तो तुम सब अब तक मर चुके होते, वांग टेंग ने गुस्से से कहा। बकवास! उस काली प्रेतात्मा ने तुम्हें नीचे आने पर मजबूर किया। अगर नहीं, तो तुमने कुछ नहीं किया, बौने ने भी गुस्से में जवाब दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पेड़ पर शांति से आराम कर रहा था। तुम ही थे जिन्होंने यहाँ काले भूत को आकर्षित किया। तुम अभी भी शिकायत क्यों कर रहे हो? वांग टेंग ने उसे घूर कर देखा। तुम क्या? ठीक है, चूंकि यह एक गलत फहमी है, इसलिए बहस करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक काली प्रेत प्रकट हुई है। हमें जल्दी से जल्दी उसकी लाश को हटाना चाहिए। बदलाव को रोकने के लिए चलो जितनी जल्दी हो सके चले जाएं, लुओया ने कहा।
वांग टेंग और बॉने ने बातचीत बंद कर दी। उसने लुओ या और उसकी टीम के साथियों को देखा जब वे लाश को जलाने से पहले उस काले भूत के शरीर से मांस का एक टुकड़ा काट रहे थे। कोई निशान नहीं बचा था। हालांकि जब वे लियाओ लॉन्ग के शरीर को जला रहे थे तो उन्होंने ऐसा भारी मन से किया। चलो चलें, लुओ या ने कहा, पहले हम यहाँ से चले जाएं। मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाहती हो, लेकिन हमें भी ज्यादा कुछ नहीं पता। जब हम शहर वापस जाएंगे और इस मामले की रिपोर्ट करेंगे तो शायद तुम सेना से कुछ अंदरूनी जानकारी हासिल कर सको। सेना, वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। क्या आप जिंगवू महाद्वीप की सेना या पृथ्वी की सेना की बात कर रहे हैं? जब वह बोल रहा था तो वह सतर्क रहा। हालांकि दोनों पक्ष शांतिपूर्ण शर्तों पर थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या लुओ या और उसकी टीम के साथी अचानक अपना मन बदल लेंगे। हमें दोनों पक्षों को सूचित करने की आवश्यकता है। लुओ या ने वांग टेंग को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। दोनों। वांग टेंग तुरंत अवाक रह गया। सही मायने में लुओ या और उसकी टीम के साथी जिंगवू महाद्वीप के नागरिक थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें जिंगवू महाद्वीप की सेना को सूचित करना चाहिए। ये सही है। 20 साल से भी ज्यादा पहले उच्च अधिकारियों ने हमें एक आदेश दिया था। जैसे ही हमें अंधेरे भूतों की मौजूदगी का पता चलेगा, हमें दोनों सेनाओं को सूचित करना होगा। वांग टेंग को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। सेना अंधेरे प्रेतों पर कड़ी नजर रख रही है। यह एक सवाल था, लेकिन उसका लहजा निश्चित था। वास्तव में काली छायाएं बहुत खतरनाक होती हैं। इसके अलावा हाल ही में जिंगवू महाद्वीप में और भी अधिक काली छायाएं दिखाई दी हैं। कई मार्शल योद्धा उनके द्वारा मारे गए। इन घटनाओं ने लोगों में भय पैदा कर दिया, लुओ या ने कहा। वांग टेंग ने पूछा, काले भूत प्रेत केवल हाल के वर्षों में ही दिखाई देते हैं? जरूरी नहीं है। हाल के वर्षों में वे ज्यादा बार दिखाई दिए, इसलिए सेना ने उनकी मौजूदगी को सार्वजनिक कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि वे पहले भी दिखाई दिए थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को उनके बारे में पता नहीं था, लुओ या ने कहा। चलो चलते हैं और बात करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। हमें जल्द से जल्द वापस लौटना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बोलते हुए उसने सभी को वहां से चले जाने को कहा। वांग टेंग ने झिझकते हुए कहा, भले ही आप आज सेना में न जाएं, वे आपकी तलाश करेंगे। ऐसा लगता है कि वे अंधेरे प्रेत को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वांग टेंग को लुओ या की बातों पर संदेह नहीं हुआ। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उनका अनुसरण किया। कुछ घंटों बाद समूह ने रात के आसमान के नीचे डार्क मिस्ट फॉरेस्ट को छोड़ दिया। उन्होंने डार्क मिस्ट टाउन से अपने वाहन लिए और योन सिटी वापस चले गए। यह उल्लेखनीय है कि लुओ या और उनकी टीम भी योन सिटी से आई थी। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि योन सिटी इस क्षेत्र का एकमात्र बड़ा शहर था। दूसरे शहर अपेक्षाकृत दूर थे। अगर वे लोग डार्क मिस्ट फॉरेस्ट में प्रवेश करना चाहते थे तो वे दूसरे प्रवेश द्वारों का इस्तेमाल करते थे। योन सिटी लौटने के बाद वांग टेंग और लुओ या की टीम सीधे सैन्य जिले की ओर चली गई। बेशक वे अलग हो गए। लुओ या और उनकी टीम जिंगवू महाद्वीप की सेना की तलाश में चली गई, जबकि वांग टेंग पृथ्वी की सेना के शिविर की ओर बढ़ गया। जाने से पहले उसने सैन्य शिविर के स्थान के बारे में भी पूछताछ की। उसे नहीं पता था कि वे कहाँ तैनात हैं। योन सिटी के दक्षिणी जिले में सैन्य शिविर के निषिद्ध भाग में। जैसे ही वांग टेंग प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसे रोक दिया गया। तुरंत रुक जाओ, एक ठंडी चीख सुनाई दी। अगले ही पल 10 से ज्यादा थूथन वांग टेंग की ओर तान दिए गए। वांग टेंग ने तुरंत अपने हाथ उठाकर ये दर्शाया कि वह हानिरहित है। गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। मैं जैक्सन मार्शल हाउस का एक मार्शल योद्धा हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट करनी है। जैक्सन मार्शल हाउस से एक मार्शल योद्धा। पहरेदारों के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। फिर भी उन्होंने अपनी चौकसी कम नहीं की।
अपने प्रमाण पत्र निकालो और हमारे निरीक्षण में सहयोग करो। वांग टेंग ने अपना मार्शल योद्धा प्रमाण पत्र निकाला। उसे डर था कि अगर उसे हिचकिचाते हुए देखा तो गार्ड गलती से गोली चला देंगे और उसे मार देंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसे समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। कड़ी जांच के बाद उन्होंने वांग टेंग की पहचान की पुष्टि की और थूथन हटा दिया। आपको क्या रिपोर्ट करना है? एक गार्ड ने पूछा। अंधेरा प्रेत। ये दो शब्द सुनते ही गार्ड के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, मेरे पीछे आओ। 147 रहस्य। वांग टेंग को सैन्य शिविर के बैठक कक्ष में लाया गया, जहां एक अन्य व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। उसकी देखभाल करने वाले सिपाही ने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया था। उसने वांग टेंग को कमरे में प्रतीक्षा करने के लिए कहा। वांग टेंग ने लगभग 10 मिनट तक इंतजार किया, फिर उसे दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वहां एक से ज्यादा लोग हैं। अगले ही पल विशाल दरवाजा खुल गया। क्या तुमने कहा कि तुम डार्क मिस्ट फॉरेस्ट में एक अंधेरे भूत से मिले थे? व्यक्ति के प्रकट होने से पहले ही आवाज सुनाई दे गई। सैन्य वर्दी पहने, शक्तिशाली आभा वाला एक परिष्कृत व्यक्ति बड़े बड़े कदमों से अंदर आया। वांग टेंग उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सका। NOWELLBEIN.com। ये हमारे सैन्य जिले के शीर्ष प्रभारी व्यक्ति जनरल शेन हैं। वांग टेंग का स्वागत करने वाले सैनिक ने उस व्यक्ति का परिचय दिया। जनरल शेन। वांग टेंग तुरंत उठ खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। हाँ, मैं डार्क मिस्ट फॉरेस्ट में एक और जिंगवू कॉन्टिनेंट मार्शल योद्धा टीम के साथ एक अंधेरे भूत से मिला था। उसने विस्तार से बताया कि दूसरे पक्ष के पूछने से पहले क्या हुआ था। अपनी बात खत्म करने के बाद वांग टेंग ने मांस का वह टुकड़ा निकाला जिसे उसने काले भूत से काटा था। मैंने इसे काले भूत के शरीर से काटा है। पूरी लाश को वापस लाना असुविधाजनक है, इसलिए हमने इसे जलाकर राख कर दिया। आप इस टुकड़े का निरीक्षण कर सकते हैं। तुमने जो किया वह सही है। अगर तुम तुरंत उस काले भूत के शरीर से छुटकारा नहीं पाओगे, तो यह अन्य जीवित प्राणियों को संक्रमित कर देगा। जनरल शेन ने सिर हिलाया। फिर उसने अपने बगल में खड़े एक सैनिक से कहा, लिटिल ली, इसे जांच के लिए लाओ। सिपाही ने तुरंत मांस का टुकड़ा ले लिया और चला गया। क्या आपने कहा कि आपके साथ जिंगवू महाद्वीप का मार्शल योद्धा दल था? जनरल शेन ने पूछा। हाँ, वे ही थे जिन्होंने सबसे पहले उस काली छाया को खोजा और संयोग से उसे मेरे छिपने की जगह तक ले गए। उस काली छाया ने मुझे देख लिया था, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ा, वांग टेंग ने कहा। क्या उन्होंने इसकी सूचना जिंगवू महाद्वीप की सेना को दे दी है? जनरल शेन ने पूछा। हाँ, शहर में प्रवेश करने के बाद हम अलग हो गए। वे जिंगवू महाद्वीप के सैन्य जिले में चले गए, जबकि मैं यहाँ आया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद लिटिल ली नाम का सिपाही वापस आया। उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी, जिसे उसने जनरल शेन को थमा दिया। ये वास्तव में एक काला भूत है। जनरल शेन गंभीर हो गए। उन्होंने वांग टेंग से कहा, इसकी सूचना देने के लिए धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप बहुत विनम्र हैं। वांग टेंग उसके दयालु व्यवहार से अभिभूत हो गया। आराम करो, मैं इंसानों को नहीं खाता। जनरल शेन मुस्कुराया। तुम वांग टेंग हो, है न? मैंने ओल्ड फू से सुना है कि इस साल डोंगहाई में मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष विद्वान एक दुर्लभ प्रतिभा है। ये तुम ही हो। बूढ़ा फू। वांग टेंग उलझन में था। फू तियांदाओ, डोंगहाई के जिक्सन मार्शल हाउस के प्रिंसिपल, जनरल शेन ने समझाया। ओह, आप हमारे प्रिंसिपल को जानते हैं, वांग टेंग ने जवाब दिया। हा, हम पुराने दोस्त हैं, जनरल शेन मुस्कुराए और बोले। आप भी डोंगहाई से हैं? वांग टेंग ने फिर पूछा। ये सही है। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। वांग टेंग ने झिझकते हुए पूछा, जनरल शेन, ये काला भूत क्या है? आपने इस साल मार्शल आर्ट परीक्षा के लिए नामांकन में वृद्धि के बारे में सुना होगा, है न? जनरल शेन ने सीधा जवाब नहीं दिया।
इसके बजाय उन्होंने वांग टेंग को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। क्या ये हो सकता है? वांग टेंग की अभिव्यक्ति बदल गई। ये सही है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। हमें अंधेरे प्रेतों से निपटना होगा, जनरल शेन ने कहा। क्यों? अगर अंधेरे भूतों से निपटने की जरूरत है, तो यह जिंगवू महाद्वीप का काम है। हमें इतनी मेहनत क्यों बर्बाद करनी है? अंधेरे भूत बहुत खतरनाक होते हैं। कई मार्शल योद्धा उनके हाथों मारे गए होंगे। वांग टेंग उसके साथ तर्क करने से खुद को रोक नहीं सका। हमें और अधिक मार्शल शिष्यों को भर्ती करने की आवश्यकता है क्योंकि कई मार्शल योद्धाओं का बलिदान किया गया है। कारण के लिए जनरल शेन ने वांग टेंग को घूरते हुए आगे कहा, मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि हमारी पृथ्वी भी सुरक्षित नहीं है। यदि हम आवश्यक सावधानी नहीं बरतते हैं, तो हम जल्द या बाद में शिकार बन जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पृथ्वी सुरक्षित नहीं है। एक पल में वांग टेंग का मन साफ हो गया। वो सब कुछ समझ गया। आयामी दरार पर इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों थी? जिंगवू महाद्वीप में सैन्य टुकड़ियां क्यों तैनात थीं? मार्शल आर्ट परीक्षा के लिए नामांकन में वृद्धि क्यों हुई थी? अंततः उनके अनेक संदेहों का समाधान हो गया। यदि नहीं, तो आपको क्या लगता है कि मार्शल योद्धाओं को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है? उन्हें जितने अधिक लाभ मिलते हैं, उनकी जिम्मेदारी उतनी ही अधिक होती है, जनरल शेन ने कहा। मैं समझ गया। वांग टेंग का मुंह थोड़ा सूखा था। उसे एहसास हुआ कि उसने कोई बहुत बड़ा रहस्य खोज लिया है। उसका दिल सचमुच भारी हो गया। ज्यादा चिंता मत करो, पृथ्वी अभी सुरक्षित है। हमारे पास अग्रिम मोर्चे पर मार्शल योद्धा हैं, इसलिए स्थिति नियंत्रण में है। जनरल शेन ने सोचा कि वो पृथ्वी की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने वांग टेंग को सांत्वना दी। वांग टेंग ने पूछा, क्या हमारे जैसे छात्रों को भविष्य में अग्रिम मोर्चे पर जाकर अंधकार में प्रेतों से लड़ना होगा? जरूरी नहीं है। कुछ मार्शल आर्ट के छात्र वास्तविक युद्ध पथ का चयन नहीं करेंगे। हो सकता है कि वे भविष्य में कार्यालय की नौकरी करें। उन्हें अग्रिम मोर्चे पर जाने की जरूरत नहीं है, जनरल शेन ने धैर्यपूर्वक समझाया। वांग टेंग कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, फ्रंटलाइन कैसी है? एक बार जब आप विश्वविद्यालय में प्रवेश कर लेंगे, तो आपको इसे देखने का मौका मिलेगा। सभी अंधेरे भूत प्रेत वैसे नहीं होते जैसे आपने देखे हैं। ये सिर्फ सबसे निचले स्तर का भूत है। उच्च स्तर के अंधेरे भूत प्रेत भी होते हैं। वे वास्तव में डरावनी चीजें हैं, जनरल शेन ने कहा। क्या मैं एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? आगे बढ़ो। अंधेरे प्रेत कहाँ से आते हैं? वांग टेंग ने पूछा। इस बार जनरल शेन कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाए। अंत में उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जल्दी या बाद में तुम्हें पता चल ही जाएगा। वे रसातल से आते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, रसातल। वांग टेंग दोहराए बिना नहीं रह सका। जनरल शेन ने बोलना जारी नहीं रखा। वांग टेंग समझदार था और उसने भी आगे कुछ नहीं पूछा। वो खड़ा हुआ और चला गया। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। जनरल शेन खड़े हो गए। जिस सैनिक ने वांग टेंग का स्वागत किया, उसने उसे सैन्य जिले के द्वार पर भेज दिया। वांग टेंग ने कहा, धन्यवाद, आप यहाँ रुक सकते हैं। सैनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पहली बार है जब मैंने जनरल शेन को इतने लंबे समय तक किसी अपरिचित व्यक्ति से बात करते देखा है। क्या मुझे सम्मानित महसूस करना चाहिए? वांग टेंग ने सैन्य जिले की ओर गहराई से देखा। जिस सैनिक ने उसका स्वागत किया, उसने उसे अस्पष्टता से देखा। हालांकि उसने और कुछ नहीं कहा। उसने वांग टेंग की ओर हाथ हिलाया और सैन्य शिविर की ओर वापस चलने के लिए मुड़ गया। चूंकि वांग टेंग योंग सिटी लौट आया था, इसलिए उसने पृथ्वी पर वापस जाने का निर्णय लिया। जहां तक काले भूत का सवाल है, सेना उसका ख्याल रखेगी। वैसे भी वह कोई मदद नहीं कर सकता। यदि आकाश गिर पड़े तो लंबे लोग उसे थाम लेंगे। आयामी दरार। वांग टेंग कुछ समय तक आयामी दरार के बाहर रहे और अंतरिक्ष विशेषताओं का एक और दौर उठाया। फिर
वो संतुष्ट होकर चले गए। अंतरिक्ष तारांकन 1.5। वो विश्वविद्यालय नगर में अपने किराए के घर में लौट आया। वांग टेंग ने पहले ही अपनी युद्ध वर्दी उतार दी थी। वो अपने हथियार वाहक ताबूत को लेकर चल रहा था और थका हुआ लग रहा था। इन सब घटनाओं के बाद सुबह के 8 बज चुके थे। बगल के कमरे में रहने वाली 3 महिलाएं काम पर जा रही थीं। संयोग से उन्होंने वांग टेंग को देखा, जो अपना दरवाजा खोल रहा था। वांग टेंग! यान शिन अनिश्चितता से चिल्लाया। उसने 1 महीने से वांग टेंग को नहीं देखा था। उसने कई बार उसका दरवाजा खटखटाया और उसे खेलने के लिए आमंत्रित करना चाहा। हालांकि वांग टेंग घर पर नहीं था। उसे लगा कि वो उसे अनदेखा कर रहा है और कुछ समय के लिए वो उदास हो गई। अब जब उसने वांग टेंग को देखा तो ऐसा लगा जैसे वह अभी अभी किसी यात्रा से लौटा हो। बिक्री! वांग टेंग ने अभी अभी अपनी चाबियां निकाली थीं और दरवाजा खोल ही रहा था कि उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उसने पलटकर पीछे देखा। जब उसने देखा कि वह कौन है, तो वह मुस्कुराया और बोला, तो ये तुम लोग हो? क्या तुम काम पर जा रहे हो? हाँ, आप अभी अभी यात्रा से वापस आए हैं? यान शिन ने पूछा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। हाँ, मैं 1 महीने के लिए बाहर गया था और अभी अभी लौटा हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी ने जवाब नहीं दिया। हमने आपके दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, सन शेयुन ने कहा। जूनियर ब्रदर वांग, क्या आप जानते हैं कि जब आपने दरवाजा नहीं खोला तो हमारी छोटी शिनशिन ने सोचा कि आप उसे अनदेखा कर रहे हैं। वो बहुत दुखी थी। लिकियान अपनी रूममेट को चिढ़ाना नहीं भूली। अरे, तुम क्या कह रहे हो? यान शिन का चेहरा आलू की तरह लाल हो गया। वो आगे बढ़ी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त का मुंह ढकना चाहती थी। चिल्दा हत्या! लिकियान चिल्लाया और यान शिन से बचने के लिए एक तरफ हट गया। उसकी परवाह मत करो, वह बकवास कर रही है, यान शिन ने वांग टेंग से शर्माते हुए कहा। ठीक है, तो फिर हम काम पर निकलेंगे, यान शिन ने कहा। ठीक है। वांग टेंग ने तीनों महिलाओं को जाते हुए देखा। उसने अपना सिर हिलाया और अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए आंगन में चला गया। उसने नहाया और आराम से सो गया। जब वह उठा तो उसे फिर से स्फूर्ति महसूस हुई। उसके शरीर की थकावट पूरी तरह से गायब हो गई थी। दोपहर में वांग टेंग धीरे धीरे जिक्सन मार्शल हाउस की ओर बढ़ गया। उसने जिंगवू महाद्वीप की अपनी यात्रा के दौरान बहुत सारे तारा जानवरों को मार डाला था और उसका अंतरिक्ष वलय सभी प्रकार के तारा जानवरों की सामग्रियों से भरा हुआ था। उसे जितनी जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पाना था। हालांकि अंतरिक्ष की अंगूठी एक कीमती वस्तु थी और किसी अज्ञात स्रोत से आई थी, इसलिए उसे इसे उजागर नहीं करना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसलिए जाने से पहले उसने स्टार बीस्ट की सामग्री का एक हिस्सा निकाला और उसे एक बड़े बैग में भर लिया। फिर वो इसे व्यापार के लिए जिक्सन मार्शल हाउस ले आया। 2 घंटे बाद वह चेहरे पर मुस्कान लिए जिक्सन मार्शल हाउस से बाहर आया। ऐसा लग रहा था कि उसकी उपलब्धियां बुरी नहीं थीं। अगले 2 दिनों तक वांग टेंग ने स्टार बीस्ट सामग्री का एक हिस्सा निकालना जारी रखा और दिखावा किया कि वह अभी जिंगवू महाद्वीप से वापस आया है। उसने उसी तरीके का इस्तेमाल किया और सामग्री को बेचने के लिए जिक्सन मार्शल हाउस में ले आया। वो फिर यहाँ है। वांग टेंग ने कितने स्टार बीस्ट मारे? उसके पास बहुत सारे स्टार बीस्ट मटेरियल हैं। 3 दिन हो गए हैं। वो हर दिन इतनी सारी सामग्री लाता था। अगर वो उन्हें जिंगवू महाद्वीप में भी छिपा दे तो भी उसे एक गुफा की जरूरत पड़ेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि वो केवल 2 बार जिंगवू महाद्वीप गया है और पहले ही कई स्टार जानवरों को मार चुका है। क्या आजकल के नए लोग इतने शक्तिशाली हैं? हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि केवल वांग टेंग ही इतना शक्तिशाली है। लगातार हैरानी भरी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कई लोग तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वांग टेंग ढेरों स्टार बीस्ट मटेरियल्स को एक्सचेंज या बेचने के लिए ला रहा है।
तीसरे दिन लिन झान और उसके साथी भी आए क्योंकि उन्होंने खबर सुनी थी। वांग टिंग, तुम अकेले जिंगवू महाद्वीप पर गए और इतने सारे तारा जानवरों को भी मार डाला। लिन झान ने आश्चर्य से जमीन पर तारा जानवरों की सामग्री के बड़े ढेर को देखा। हाँ, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए मैं चला गया। वांग टिंग को थोड़ा अजीब लगा। लिन झान ने उसे पहले भी याद दिलाया था कि जिंगवू महाद्वीप पर अकेले न जाए। उसने सतह पर ही उससे वादा किया था, फिर भी वह चुपके से चला गया। भूल जाओ, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने शक्तिशाली हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकता। लिन झान ने आह भरी। अच्छा हुआ भाई वांग टिंग, आपने कुछ 100 मिलियन कमाए होंगे। लियू यान की आंखें चमक रही थीं। मैंने काफी कुछ कमाया है। वांग टिंग ने सीधे जवाब नहीं दिया। तुमने ये चीजें कहाँ छिपाई? तुमने इन्हें वापस ले जाने से पहले इतनी सारी चीजें कैसे इकट्ठी की? यान जिनमिंग ने उत्सुकता से पूछा। वांग टिंग का दिल धड़कना बंद हो गया। कारण जानने से पहले उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। मैंने एक सुनसान गुफा ढूंढी और सितारों के जानवरों को अंदर आने से रोकने के लिए कुछ जाल बिछाए। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। दूसरे लोगों ने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की है, लेकिन सभी जगहें स्टार बीस्ट द्वारा ले ली गई थीं। अगली बार तुम्हें सावधान रहना होगा, यान जिनमिंग ने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत खराब नहीं है, वांग टिंग ने मन ही मन सोचते हुए सिर हिलाया। जब वे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तब कर्मचारियों ने सामग्री की गिनती पूरी कर ली थी। पिछले कुछ दिनों में अपनी वस्तुओं को बैचों में बेचने के बाद वांग टिंग ने अंततः एकत्रित की गई सारी सामग्री बेच दी। अंतरिक्ष वलय साफ हो गया। उन्हें कुल 580 मिलियन प्राप्त हुए। इन सामग्रियों को सिर्फ इसलिए कमतर आंकना मूर्खता थी क्योंकि वे एक स्टार बीस्ट सामग्री थीं। अगर उनमें से पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा किया जाए तो आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। लिन झान और उसके साथियों ने वांग टिंग को बाहर निकाला और जब उन्होंने देखा कि उसने कितना कमाया है तो उसे ट्रीट देने के लिए मजबूर किया। एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां में वे सभी एक मेज के चारों ओर इकट्ठे हुए। मेज पर सभी प्रकार के समुद्री भोजन, स्टार बीस्ट का मांस और फल रखे हुए थे। उन्होंने बड़े चाव से खाया और शानदार भोजन का आनंद लिया। भोजन करते समय उन्होंने जिंगवू महाद्वीप की इस यात्रा के दौरान वांग टिंग के अनुभव के बारे में बात की। वांग टिंग ने उन्हें अंधेरे प्रेत के बारे में बताया। NOWELLBEING.com। आप वास्तव में उस चीज से मिले थे, लिन झान ने सख्त भाव से कहा। काले भूत प्रेत बहुत खतरनाक होते हैं। क्या तुम्हें चोट लगी? लियू यान ने चिंता में पूछा। मैं ठीक हूँ। उस समय जिंगवू महाद्वीप से एक और मार्शल योद्धा दल था। उन्हें चोट लगी, वांग टिंग ने जवाब दिया। उन्होंने सोचा कि मार्शल योद्धा टीम की मदद के कारण वांग टिंग सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटने में सक्षम था, इसलिए उन्होंने फिर से उसके भाग्य पर टिप्पणी की। मुझे आश्चर्य है कि तुम बदकिस्मत हो या भाग्यशाली। अन्य लोग 10 बार जिंगवू महाद्वीप जाने पर भी ये अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें ये पहली बार में ही मिल गया। सौभाग्य से तुम सुरक्षित हो। लियू यान अवाक रह गया। हाँ, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। वांग टिंग अजीब तरह से हंसा। क्या तुमने इसकी सूचना सेना को दी? लिन झान ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, योन सिटी से जनरल शेन व्यक्तिगत रूप से मुझे ढूंढने आए थे। जनरल शेन? लिन झान चौंक गया। उसने कहा, तुम उससे मिले? वह योन सिटी की सेना में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। उससे मिलना मुश्किल है। शायद इसलिए क्योंकि वे अंधेरे भूतों को बहुत महत्व देते हैं। वांग टिंग ने अपना सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, ओह, क्या आप फ्रंटलाइन युद्ध के मैदान के बारे में जानते हैं? तुम्हें अग्रिम मोर्चे के युद्ध के मैदान के बारे में भी पता है? लिन झान और उसके साथियों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उन्हें इस अंदरूनी खबर का पता मार्शल योद्धाओं की दुनिया में कुछ साल बिताने के बाद ही चला। वांग टिंग ने जिंगवू महाद्वीप में 2 बार प्रवेश किया था,
लेकिन वह पहले से ही बहुत सी बातें जानता था। वे वांग टेंग को नीची नजर से नहीं देख रहे थे। बात बस इतनी थी कि अगर आप एक निश्चित स्थिति तक नहीं पहुंचते तो आप कुछ चीजों से संपर्क नहीं कर पाएंगे। अगर आपका स्तर बहुत कम है और आपके पास पर्याप्त योग्यता नहीं है, तो बहुत सारी चीजें जानना कोई फायदेमंद नहीं होगा। इसकी वजह से आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। वांग टेंग ने कहा, जनरल शेन ने मुझे बताया। जब उन्होंने अपने साथियों के चेहरे पर भाव देखे, तो उन्हें पता चल गया कि यह फ्रंटलाइन युद्ध का मैदान कोई मामूली मामला नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं, लिन झान और उनकी टीम के सदस्यों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। साथ ही वे और भी अधिक आश्चर्यचकित महसूस कर रहे थे। जनरल शेन ने वांग टेंग से ऐसी बातें कहीं। इसका मतलब था कि उसे वांग टेंग से बहुत उम्मीदें थीं। अगर नहीं, तो उसके जैसा कोई व्यक्ति एक साधारण मार्शल योद्धा से क्यों बात करेगा। चूंकि जनरल शेन ने उन्हें पहले ही बता दिया था, इसलिए उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। लिन झान ने जवाब देने से पहले कुछ देर तक सोचा। सीमावर्ती युद्ध का मैदान अंधेरे प्रेतों का स्रोत है। सेना ने उन्हें तबाही मचाने से रोकने के लिए वहां अंधेरे प्रेतों के आक्रमण को रोक दिया। स्रोत, रसातल। वांग टेंग ने ये शब्द धीरे से कहा। तुम्हें भी ये पता है? जनरल शेन ने तुम्हें बताया? लिन झान ने पूछा। बिल्कुल, और कौन मुझे बता सकता था? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हमें बस इतना ही पता है। ये रसातल क्या है? मुझे भी यकीन नहीं है। लिन झान ने अपना सिर हिलाया। वांग टेंग ने कुछ और सवाल पूछे और लिन झान ने चुनिंदा तरीके से उनका जवाब दिया। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया। भोजन समाप्त करने के बाद समूह रेस्तरां से बाहर चला गया और जाने के लिए तैयार हो गया। हम जल्द ही फिर से जिंगवू महाद्वीप जाएंगे। इस बार हम बीच के घेरे की ओर जाएंगे। क्या आप साथ जाना चाहते हैं? लिन झान ने अलग होने से पहले पूछा। बीच का घेरा, वांग टेंग ने दोहराया। उसके दिल में वह चौंक गया। कहने से पहले वह झिझका। मैं जल्द ही स्कूल जाना शुरू करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कुछ समय निकाल पाऊंगा या नहीं। हमें पहले तैयारी करनी होगी। जाने से पहले हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि आपको जाना है या नहीं, लिन झान ने कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने अपने साथियों को अलविदा कहा, लेकिन वह यूनिवर्सिटी टाउन में अपने किराए के घर में वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वो फोहुआ विला जिले में चला गया। वो घर चला गया। लपटें। फोहुआ विला जिले के बाहर। वांग टेंग ने अपनी टैक्सी का किराया चुकाया और बस उतरने ही वाला था। इस समय ड्राइवर ने अचानक कहा, ऐसा लगता है कि फोहुआ विला जिले में कुछ हुआ है। सामने आग की लपटें हैं। मुझे नहीं पता था कि उच्च श्रेणी के जिलों में भी दुर्घटनाएं होती हैं। क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? भूल जाओ, जिले के प्रबंधन को पहले ही पुलिस को बुला लेना चाहिए था। गेंट्री पर कोई नहीं है। ड्राइवर अपने आप में कुछ बुदा रहा था। हालांकि वांग टेंग ने उसके सिर्फ पहले कुछ वाक्य ही सुने। उसके बाद उसका चेहरा बदल गया और वह कार से नीचे उतर गया। उसने उस छोटे से जिले की ओर देखा। सचमुच, उसने आग की एक लपट आसमान में उठती देखी। तुरंत ही उसके चेहरे पर एक और परिवर्तन आया। आग उसके घर की ओर थी। धत तेरी की! वांग टेंग ने जमीन पर अपने पैर पटक दिए। क्रैक! धमाका! हवा में विस्फोट की आवाज गूंज रही थी। वांग टेंग जब अपने घर की ओर तेजी से बढ़ रहा था, तो वह पहले से ही धीमी परछाइयों में बदल चुका था। ड्राइवर अवाक रह गया। उसने हैरानी से वांग टेंग के पीछे का दृश्य देखा और फिर आश्चर्य से बोला, हे भगवान, यह आदमी इतनी कम उम्र में एक योद्धा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक विला में रहने का खर्च उठा सकता है। जिला अव्यवस्थित स्थिति में था। दोपहर का समय था, इसलिए बहुत से लोग अभी भी काम पर थे। घर पर ज्यादातर लोग गृहिणियां और बच्चे थे। इस भीषण आग ने निश्चित रूप से इस क्षेत्र के कई मकान मालिकों का ध्यान आकर्षित किया था।
पुलिस को बुलाने के बाद वे अपने घरों से बाहर निकल आए और पंजों के बल खड़े होकर आग की दिशा में देखने लगे। क्या हुआ? आग कैसे लगी? कौन जानता है। मैं दोपहर की झपकी लेने की तैयारी कर रहा था जब मैंने आग की लपटें देखी और बाहर भागा। क्या आपने प्रबंधन को फोन किया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्हें इसके बारे में पहले से ही पता होगा। हर जगह चर्चाएं सुनाई दे रही थीं। लोग हंगामा देखना पसंद करते थे, खास तौर पर गृहिणियां। वे बहुत ऊब चुकी थीं। अगर उनके पास बात करने के लिए कुछ होता भी तो उन्हें अपना समय बिताने का कोई और तरीका नहीं सूझता था। ये बड़ा मामला उनके लिए कई दिनों तक चर्चा करने के लिए पर्याप्त था। बेबे, इधर उधर मत भागो। ये बहुत खतरनाक है। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। कितनी बड़ी आग है। करीब 30 साल की एक युवा माँ अपने बेटे को खींच रही थी, जो करीब 7 साल का था। ये शरारती बच्चा एक चंचल हस्की की तरह था। वह जहाँ भी शोर हो, वहाँ जाना चाहता था। आखिर में उसे अपनी माँ से मार पड़ी और वह रोया। आखिरकार उसने खिलवाड़ करना बंद कर दिया। वांग टेंग तेज गति से इस माँ और बेटे के पीछे भागा। उन्हें केवल एक छाया दिखाई दी और तेज हवा बह रही थी। अभी क्या हुआ था? यह एक व्यक्ति जैसा दिखता था। ये गति, वह एक मार्शल योद्धा है। माँ, मार्शल वॉरियर क्या होता है? क्या तुम इसे खा सकती हो? क्या यह अच्छा है? बेवकूफ, बकवास मत करो। मार्शल योद्धा आधी रात को तुम्हारी खिड़की पर दौड़ेंगे और इंसानों को खा जाएंगे। क्या तुम डरते हो? वांग टेंग। एक मार्शल योद्धा की सुनने की शक्ति असाधारण होती है। जब वांग टेंग ने ये वाक्य सुना, तो वह लगभग लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया, भले ही वह एक आपातकालीन स्थिति में था। क्या तुम्हें पता है कि वांग फुगुई के घर में कुछ हुआ है? वांग फुगुई, संपत्ति का कारोबार करने वाला नवधनाढ्य। हाँ, ये वही है। मैंने सुना है कि उसने अतीत में किसी को नुकसान पहुंचाया था। उस व्यक्ति का बेटा एक मार्शल योद्धा बन गया और बदला लेने आया। एक मार्शल योद्धा बदला ले रहा है। इसे संभालना मुश्किल है। तुम सही हो, युद्ध योद्धा को बदला लेने का अधिकार है। इसलिए तुम्हें बेईमानी से पैसा नहीं कमाना चाहिए। वांग टेंग जब उनके पास से गुजरा तो उसने कुछ महिलाओं को बात करते हुए सुना। वांग फुगुई। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि उसका परिवार किसी परेशानी में नहीं है। वह वांग फुगुई को जानता था। वांग शिंगुओ ने घर पर कई बार इस व्यक्ति का जिक्र किया था। हालांकि इन कुछ महिलाओं की राय के विपरीत वांग शिंगुओ ने उसके बारे में मिश्रित टिप्पणियां की थीं। वांग फुगुई का जन्म एक गांव में हुआ था। हर कोई जानता था कि अगर कोई व्यक्ति कम हैसियत में पैदा होता है तो उसे सफल होना मुश्किल होता है। ये बात उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए और भी अधिक सच थी, जो न तो शिक्षित था और न ही उसका कोई परिवार था जो उसका साथ देता था। उसे खुद पर ही निर्भर रहना पड़ता था। जब वह डोंगहाई शहर आया तो उसने कुछ छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे भूमिगत दुनिया के कुछ लोगों से परिचय हुआ। यहीं से उसने अपनी किस्मत बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने लिए एक नाम बनाया और आम लोग उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि कुछ सालों के बाद उनकी प्रतिष्ठा साफ हो गई और वे बदल गए। उन्होंने कानूनी व्यवसाय करना शुरू कर दिया और कभी कभी कुछ चैरिटी डिनर में भाग लेने लगे। उन्होंने हर बार बड़ी रकम दान की। फिर भी ऐसे बहुत से लोग थे जो उसे नीची नजर से देखते थे। वे उसके काम करने के तरीके का मजाक उड़ाते थे। मनुष्य ऐसे ही होते हैं। वे हमेशा दूसरों में श्रेष्ठता की भावना तलाशते रहते हैं। धनी लोग नीचे से ऊपर आने वाले साधारण लोगों को नीची नजर से देखते थे। उन्हें लगता था कि ये लोग नवधनाढ्य हैं। लेकिन यदि आप इस बारे में ध्यान से सोचें, तो कौन नीचे से ऊपर नहीं आया? झू युवानझांग एक भिखारी था, लेकिन फिर भी वह अंत में सम्राट बन गया। नायक कहीं से भी आ सकते हैं। दुर्भाग्यवश आजकल लोग इस कहावत को बहुत पहले ही भूल चुके हैं। आंटी जियो, क्या आपने कहा कि वांग फुगुई मुसीबत में है?
वांग टेंग ने पुष्टि करने के लिए रुक गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अयो, ये लिटिल टेंग है। तुम वापस आ गए। आंटी जियाओ नाम की महिला ने वांग टेंग को देखा और खिलखिलाकर मुस्कुराने लगी। यह मार्शल आर्ट परीक्षा का शीर्ष विद्वान था, एक सच्चा मार्शल योद्धा। उसके साथ अच्छे संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं थी। उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं चुपके से देखने के लिए गई थी। मार्शल योद्धा ने खुद चिल्लाकर कहा था। उसने दूसरों से हस्तक्षेप न करने को कहा था। धन्यवाद, मुझे लगा कि मेरे परिवार के साथ कुछ हुआ है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। आखिरकार उसे राहत महसूस हुई। ये तुम्हारा परिवार नहीं है। हालांकि बेहतर होगा कि तुम घर जाकर देखो। तुम्हारा घर बहुत पास है। तुम फंस सकते हो, आंटी जियाओ ने उसे प्यार से याद दिलाया। तुम सही हो, मैं पहले निकलूंगा। ठीक है, जल्दी करो और जाओ। आंटी जियाओ ने वांग टेंग को भागते हुए देखा। वो खुद को आहें भरने से नहीं रोक पाई। उसने अपने पास बैठी महिलाओं से कहा, पहले वह एक चंचल अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का था जो मौज मस्ती करना और शराब पीना पसंद करता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बदल जाएगा। देखो वह अभी कितना विनम्र था। तुम सही कह रहे हो। वांग शिंगगुओ एक भाग्यशाली व्यक्ति है। उसका बेटा बहुत होनहार है। वांग परिवार को अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बगल में बैठी एक महिला ने सहमति जताई। एक अन्य महिला ने ईर्ष्या से कहा, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वे आगे भी प्रगति कर सकें। वांग टेंग को देखो। घर का बदमाश सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाना जानता है। आंटी जियाओ ने झुंझलाहट के साथ कहा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें अपने पति से कहना चाहिए कि आज रात अपने बेटे को ठीक से पीटें। वह आज्ञाकारी बन जाएगा। अगर एक बार पीटना काफी नहीं है, तो कुछ और बार पीटना। वह एक दिन जरूर आज्ञाकारी बन जाएगा। आंटी जियाओ ने गहरी सोच में सिर हिलाया। एक पब में कुछ सुंदरियों के साथ खेल रहा एक युवक अचानक कांप उठा। क्या हुआ? क्या एयर कंडीशनर बहुत तेज है? प्रश्नवाचक चिन्ह। युवक ने उत्सुकता से पूछा। युवा मास्टर जियो, क्या बात है? उसके बगल में बैठी सुंदरी ने पूछा। कुछ नहीं, छोटी सी सुंदरी, चलो खेलना जारी रखें। मैं आ रहा हूँ। हा हा हा। युवा मास्टर जियाओ, आओ और मुझे पकड़ो। अगर तुम मुझे पकड़ोगे, तो मैं तुम्हें। वांग फुगुई का घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। प्रबंधन कर्मचारी आग बुझाने वाले यंत्रों के साथ घर के चारों ओर खड़े थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अगर आग ने आसपास की वस्तुओं को जला दिया, तो वे तुरंत उसे बुझा देंगे ताकि दूसरे घर इसकी चपेट में न आ जाएं। NOWELLBEING.com। ये सबसे अच्छा परिणाम था। मार्शल योद्धा केवल वांग फुगुई के परिवार से बदला लेना चाहता था। जब तक वे वांग फुगुई के घर में लगी आग को नहीं बुझा देते, मार्शल योद्धा उनकी परवाह नहीं करेगा। उसने ऐसा व्यक्तिगत रूप से कहा था। हालांकि जब उन्होंने अपने सामने का दृश्य देखा, तो कई लोगों को अभी भी सहन करना मुश्किल लगा। सामने घास पर खड़ा एक युवक हाथ में भाला थामे हुए था। भाले की नोक पर आग की लपटें घूम रही थीं। वह बहुत ही प्रभावशाली लग रहा था। लेकिन इस समय भाले की नोक लगभग 4 साल की एक लड़की पर टिकी थी। 150, आपका हाथ काट दिया गया। ली शियुमेई भीड़ में खड़ी थी और जमीन पर पड़ी रोती हुई लड़की को देख रही थी। उसे लगा कि उसका दिल दुख रहा है। उनके परिवार का वांग फुगुई से कोई गहरा रिश्ता नहीं था। वे केवल परिचित थे। हालांकि ली जिमेई की वांग फुगुई की पत्नी के साथ कुछ बातचीत हुई थी। आमतौर पर वे साथ में चाय पीते और बातें करते थे। वे केवल महिलाओं के बीच चर्चा किए जाने वाले विषयों पर बात करते थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो महिला इस आग में मर जाएगी। ली जिमेई इस छोटी लड़की से बहुत परिचित थी। वास्तव में वो उससे बहुत प्यार करती थी। इस लड़की ने न केवल अपने माता पिता को खो दिया था, बल्कि उसे मार भी दिया जा सकता था। ली जिमेई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और आगे बढ़ी।
उसने अपने पीछे खड़ी लड़की की रक्षा की। उदासीन युवक को देखकर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, वह अभी बच्ची है, उसे जाने दो। चाची, ली सोब दो डर गया है। जब लड़की ने एक परिचित व्यक्ति को देखा तो उसने तुरंत ली जिउमेई के पैर को गले लगा लिया और रोने लगी। ली शिमेई ने दर्द भरे चेहरे के साथ उसे गले लगा लिया। उसने लड़की को थपथपाया और उसे दिलासा दिया, डरो मत, आंटी ली यहाँ है। चलिए। उदासीन युवक की आंखों में संघर्ष की झलक दिखाई दी, हालांकि जल्द ही उसकी जगह ठंडक ने ले ली। ली जिउमेई ने कहा, चाहे आपकी नफरत कितनी भी प्रबल क्यों न हो, आपको किसी बच्चे पर हमला नहीं करना चाहिए। वह निर्दोष है। मेरे माता पिता भी निर्दोष थे, लेकिन वे वांग फुगुई के हाथों मारे गए। उस समय किसी ने उनके लिए आवाज नहीं उठाई, युवक ने कहा। ली जिउमेई को समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। वह बस अपने सामने खड़े युवक को देखती रही। वो उसके ठंडे चेहरे के पीछे छिपे दर्द को देख सकती थी, इसलिए वो नैतिक रूप से ऊंची जमीन पर खड़ी होकर दूसरे पक्ष को फटकार लगाने में सक्षम नहीं थी। NOWELLBEJUN.COM। उसे जाने दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ठंडे युवक ने कहा। ली जिउमेई को लगा कि लड़की उसकी बाहों में कांप रही है। उसने उसे कसकर गले लगाया और दांत पीस लिए। उसने कुछ नहीं कहा, न ही वह हिली। मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। युवक ने अपनी आभा छोड़ी। ये ली जिउमेई के शरीर पर गिर पड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर। आपके माता पिता के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है, लेकिन बच्चा निर्दोष है। ली जिउमेई ने बड़ी मुश्किल से दूसरे पक्ष के आभामंडल का विरोध किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसका धैर्य कायम था। अब और बात करने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि तुम हिलना नहीं चाहते, इसलिए मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। उदासीन युवक का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने अपना भाला बाहर फेंक दिया। जब वांग टेंग आया तो उसने ये दृश्य देखा। उसकी पुतलियां सुई की नोक जैसी सिकुड़ गईं। वो इतना क्रोधित था कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने जोर से दहाड़ लगाई, तुम मौत की तलाश में हो। वांग टेंग ने अपनी युद्ध तलवार म्यान से बाहर निकाली और तलवार की रोशनी हवा में चमक उठी। स्लैश। तलवार की रोशनी पहले आ गई, हालांकि उसने बाद में हमला किया था। एक हाथ शरीर से अलग हो गया और हवा में उड़ गया। इस विभत्स दृश्य को देखकर वहां खड़े लोग दंग रह गए। एक पल के लिए तो वे असमंजस में पड़ गए, फिर उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे आगे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ली जिउमेई ने लड़की का सिर नीचे दबाया। वह नहीं चाहती थी कि वह ये दृश्य देखे। वांग टेंग का शरीर हिल गया। वह ली जिउमेई के सामने आ गया। बेटा, ली जिउमेई ने अपने दिल में राहत की सांस ली जब उसने वांग टेंग का पीछे का दृश्य देखा। माँ, सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ। वांग टेंग ने पलटकर मुस्कुराया। फिर उसने युवक को ठंडेपन से देखा। मुझे तुम्हारी शिकायतों की परवाह नहीं है, लेकिन जब से तुमने मेरी माँ पर हमला करने की हिम्मत की, मैंने तुम्हारी बांह पकड़ ली। हालांकि युवक का हाथ कटा हुआ था, लेकिन वह दर्द से सिर्फ खर्राटे भर रहा था। जब वह अपना कटा हुआ हाथ उठाने के लिए नीचे उतरा, तो उसके माथे पर ठंडे पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें लुढ़क गईं। हालांकि उसने अपने दांत कसकर भींचे और वांग टेंग की ओर देखा, पीछे हटने को तैयार नहीं था। तुम्हारे हमले का कोई इरादा नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें मार देता। क्या तुम हार मानने को तैयार नहीं हो? तुम अब मुझसे कमजोर हो। विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा और आज तुम्हें जाने दूंगा। जब तुम्हें लगेगा कि तुम मुझे हरा सकते हो, तो तुम आकर अपने कटे हुए हाथ का बदला ले सकते हो। मेरा नाम वांग टेंग है, वांग टेंग ने उपहास करते हुए कहा। वांग टेंग, युवक ने कर्कश आवाज में नाम दोहराया। उसने वांग टेंग की ओर देखा और कहा, मेरा नाम यान किंग है। मैं इस दुश्मनी को याद रखूंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और जाने के लिए मुड़ा। वांग टेंग ने उसे नहीं रोका। उसके लिए
ये युवक सिर्फ एक स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। वह कोई खतरा नहीं था। वह अब 3 सितारा मार्शल योद्धा था। भविष्य में वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। क्या उसे लगा कि वो युवक उसे पकड़ लेगा? हाँ, क्या मजाक है। एक कीड़े के रूप में अगर वो किसी से आगे निकल गया तो उसके पास जीने के लिए चेहरा नहीं होगा। इसके अलावा उसकी मां को एक मार्शल योद्धा के बदला लेने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। यही सब कुछ का कारण था। लेकिन चूंकि उसकी मां ने ऐसा करने का फैसला किया था, इसलिए उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसका बेटा होने के नाते वह केवल उसके कार्यों को स्वीकार कर सकता था। कुछ कदम चलने के बाद यान किंग ने अचानक पलटकर पूछा, क्या यह इसके लायक है? वह ली ज़्यूमेई से पूछ रहा था। उसकी नजर में दबा हुआ गुस्सा था जिसे वह दूर नहीं कर पा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है जो इसके लायक हो या न हो। मैं बस अपने दिल की सुन रही हूँ। ली ज़्यूमेई के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई जब उसने कहा। यान किंग वहीं खड़ा रहा और कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने सिर हिलाया और लड़खड़ाता हुआ चला गया। बेटा, क्या होगा अगर यह व्यक्ति अपने दिल की गांठ को नहीं सुलझा पाया और भविष्य में बदला लेने के लिए तुम्हें ढूंढ लिया? ली ज़्यूमेई ने उससे चिंतित होकर पूछा। माँ, क्या आप मुझे सभी परेशानियों को हल करने के लिए उसे मारने के लिए कह रही हैं? वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम छोटे बदमाश, मैंने ऐसा नहीं कहा। ली ज़्यूमेई ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? इस समय प्रबंधन कर्मचारियों और पड़ोसियों ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। उनकी निगाहें एक साथ वांग टेंग पर टिक गईं। उनकी आंखों में आश्चर्य, भय और सम्मान था। उसने बिना पलक झपकाए उस व्यक्ति की बांह इतनी निर्णायक ढंग से काट दी थी। क्या अब तुम डर गए हो? उनके जैसे सामान्य लोगों ने इस तरह का दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। मार्शल योद्धाओं। एक मार्शल योद्धा ऐसा ही होता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरा पक्ष वांग फुगुई के परिवार को खत्म करने के लिए उग्र रूप से आया। उसने घर को जला दिया और अंदर के लोगों को मार डाला। अंत में वांग टेंग ने उसका हाथ काट दिया और उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। वांग परिवार ने एक ड्रैगन के बेटे को जन्म दिया था। कई लोगों ने कहा कि उन्हें वांग शिंगगुओ और उनकी पत्नी से ईर्ष्या हो रही है। उनके पूर्वजों को उनके जैसे वंशज पाकर बहुत खुशी हुई होगी। पुलिस, सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो और एम्बुलेंस तुरंत पहुंच गए। घटनास्थल पर लगी आग को बुझा दिया गया। 2 स्ट्रेचरों को सफेद कपड़े से ढककर घर से बाहर निकाला गया और वाहनों में ले जाया गया। डोडो ने बहुत कुछ अनुभव किया था। वो ली ज़्यूमेई की बाहों में बहुत देर तक रोती रही। फिर वह थककर सो गई। पुलिस और सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के लोग किनारे पर मौजूद लोगों से स्थिति की पुष्टि कर रहे थे। वे उनके बयान दर्ज कर रहे थे। जब उन्हें घटना का पता चला तो वे वांग टेंग के घर पहुंचे। उनमें से एक व्यक्ति सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो की नंबर 3 छोटी टीम का नेता चाय यू था। वह माउंट बावान पर मामले की जांच कर रहा था। हालांकि इस समय उसकी भावनाएं पिछली बार से बिल्कुल अलग थीं। वह अब वांग टेंग को एक साधारण हाई स्कूल के छात्र के रूप में नहीं देख पा रहा था। वांग टेंग मार्शल आर्ट परीक्षा में शीर्ष विद्वान था। वह एक मार्शल योद्धा था। मतलब कई प्रभावशाली लोग उन्हें जानते थे। बिना किसी संदेह के चाय यू को लगभग यकीन था कि वांग टेंग माउंट बावान मामले का अपराधी था। इस आदमी ने खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपाया था। लेकिन यह मामला बिना किसी निष्कर्ष के ही खत्म हो सकता था। कुछ मरे हुए लोगों की खातिर एक विशाल क्षमता वाले योद्धा को भड़काने का कोई मतलब नहीं था। चाहे सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेंगे। नेता चाय, हम फिर मिलेंगे। वांग टेंग ने चाय यू को अपने घर में आते देखा तो वह मुस्कुराया और खड़ा हो गया। इसका मतलब है कि हम किस्मत वाले हैं। चाय यू मुस्कुराया। हालांकि वह अपने दिल में कोस रहा था, मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि अभी जो हुआ उसके बारे में हमारे कुछ सवाल थे।
जैसे ही चाय यू करीब आया, उसने 3 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा की आभा जारी की। भले ही वह वांग टेंग के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन वह उसे थोड़ा कष्ट तो सहने दे सकता था। चाय यू ने मन ही मन बुरा सोचा। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और 3 सितारा मार्शल योद्धा की अपनी आभा को जारी किया। उसकी आभा में हत्या की मंशा थी। लीडर चाय, कृपया पूछिए। मैं निश्चित रूप से आपका सहयोग करूंगा और आपको वह सब बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। चाय यू के हाव भाव थोड़े बदल गए। इस समय उसके दिल में भावनाओं की लहरें उमड़ रही थीं। वांग टेंग इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? यह आभा किसी नौसिखिए की नहीं थी। केवल वही व्यक्ति जो कई लड़ाइयों से गुजरा हो, उसके पास इतनी शक्तिशाली और दुर्भावनापूर्ण आभा हो सकती है। लड़ाकू मार्शल योद्धा। यह एक वास्तविक लड़ाकू मार्शल योद्धा था।